तो हेलो साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लीजिए एक बार फिर से आप सभी के बीच हम आ गए हैं सीटेट मैथ का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस को लेकर। यह छठा सेट प्रैक्टिस है। इससे पहले 5 सेट प्रैक्टिस हमने करवा दिया है। आप सभी ने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएँ और हमसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल है पहला कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसको हम लोग भुजा का नाम दे देंगे क्या, ए बी और सी। यहाँ पर जो कोण बनेगा वह समकोण बनेगा और समकोण को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, आप सभी को पता होगा यह कर्ण होता है। और यह भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और यह वाला भुजा को आधार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और लंब दिया हुआ है यानी ए बी भुजा दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है तो चारों तरफ का जितना भी भुजा होता है सबके माप को जोड़ देंगे तो वही परिमाप होगा। तो हम लोग को एक भुजा है, अभी आधार और कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, इससे हम लोग आधार निकाल लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कितना, तो 240 बराबर 1/2 गुने आधार का मान हम लोग को निकालना है। तो आधार को हम वही लिखेंगे भुजा BC गुना ऊंचाई का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई यानी AB 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग अगर यहाँ से काटें तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बचा BC। तो यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, इस तरह से जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, BC बराबर 8 और क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, तो BC बराबर 16 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आधार हम लोग को निकल गया कितना, 16। लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया। अब हम लोग को परिमाप निकालने के लिए एक और भुजा निकालना पड़ेगा और वह है कर्ण। चलिए अब कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कर्ण निकालने के लिए कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है AC, कर्ण को लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को कर्ण निकालना है AC स्क्वायर, ठीक है, बराबर AB का मान हम लोग को यहाँ पर कितना निकल कर आया है, 16। तो 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस और AB का मान 30 दिया हुआ है, ठीक है। AB का मान है 30 का स्क्वायर और BC का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 गुना 30 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 900 प्लस 16 गुना 16 करेंगे तो 16 गुना 16 256 होता है। जब हम लोग AC स्क्वायर करेंगे तो 900 और 256 हो जाएगा 1156। फिर से अगर AC बराबर निकालेंगे तो 1150 656। और जब AC पर स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ स्क्वायर को ले जाएंगे तो संख्या पर होल रूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, AC बराबर, यहाँ पर देखिए कितना का वर्गमूल होगा यह 1156। तो हम लोग जानते हैं 30 का 900 होता है, 31 का अगर हम लोग करेंगे तो लास्ट में
1 आएगा, यहाँ 6 है। 32 का करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 33 का करेंगे तो 9 आएगा। 34 का करेंगे तो 4 आएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। इसलिए AC बराबर 34 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कर्ण जो होगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब हम लोग कर्ण का मान हम लोग को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, अब परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों भुजा पता चल गया हम लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों भुजा जैसे AB बराबर 30, BC बराबर कितना आया था 16 आधार, और AC बराबर 34। अब हम लोग को परिमाप निकालना होगा। सवाल में परिमाप बोल रहा था निकालने के लिए, तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। और तीनों भुजा को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 16 प्लस 34। ठीक है। और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 6 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 3 7 हासिल 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 12 पंखे को 24,000 रुपया में खरीदता है। प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि सभी पंखों को 10% छूट देकर सभी पंखों को 10% छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर लाभ कितना होगा। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा 24,000 रुपया, क्योंकि वह 12 पंखों को 24,000 में खरीदा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 पंखों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 24,000 रुपया। ठीक है। अब है कि प्रत्येक पंखे को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। जब हम लोग जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 12 पंखे का कीमत 24,000 रुपया है, तो हम लोग यहाँ पर इसलिए एक पंखे का कीमत हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, एक पंखे का कीमत हो जाएगा 24,000 बटे 12, 24,000 और बटा में 12। तो एक पंखे का कीमत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 12 दूना 24, यानी एक पंखे का कीमत 2,000 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा था एक पंखे का कीमत हम लोग कितना निकाले, तो 2,000 रुपया निकाले। ठीक है। अब है कि प्रत्येक पंखे को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो हम लोग भी कर देंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पंखे का मूल्य 2,000 है, तो अंकित मूल्य जब हम लोग निकालेंगे, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो कह रहा था प्रत्येक पंखे को 2,000 में खरीदा, और कह रहा है कि प्रत्येक पंखे को 25% अधिक अंकित करता है। तो 2,001 पंखा का कीमत है ना, और इसका जब हम 25% अधिक अंकित करेंगे अंकित मूल्य के लिए, तो 125 और बटा 100 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 0 ऊपर कट जाएगा, तो क्या निकल कर आएगा, 125 गुना 2 करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 1 0 यहाँ से यहाँ पर बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य 2,500 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वह सभी पंखों को 10% छूट देकर बेच देता है तो इसका लाभ क्या होगा कुल मिलाकर। तो अंकित मूल्य निकल गया 2,500, और अब यहाँ पर निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कह रहा है कि प्रत्येक पंखे को 10% छूट देकर बेच देता है। तो अंकित मूल्य 2,500 निकल कर आया, और इसका 2,500 का 10% कम करके बेचता है, यानी 90% लेकर बेचता है। ठीक है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से काट देंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ से 250 गुना 9। सबसे पहले हम लोग कैसे गुना करेंगे, 25 गुना 9 करेंगे तो 225 यहाँ पर लिख दीजिए।
225 और 1 जीरो यहाँ से यहाँ पर बैठा देंगे तो यह अमाउंट हो जाएगा क्या, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा था कि प्रत्येक पंखे को 10% छूट देकर बेचता है तो उसका कुल मिलाकर मतलब समझे कि कुल मिलाकर 12 पंखे को मिलाकर कितना लाभ होगा। तो बताइए, एक पंखा को 2250 रुपया में बेचा तो 12 पंखा का कीमत कितना होगा। अब लिखेंगे 12 पंखों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 12 पंखों का विक्रय मूल्य हो जाएगा आप सभी को 2250 गुने 12, यही होगा। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 12 गुना 5 60 के जीरो, ठीक है, 12 दूना 24 6 30 के जीरो, उसके बाद 12 दूना 24 और 3 27 और 1 जीरो यहाँ से लाकर यहाँ बैठाएंगे, यह हो गया 12 पंखों का विक्रय मूल्य। अब बताइए कि 12 पंखों को 24,000 में खरीदा था और 12 पंखों को कितना में बेच दिया, 27,000 में बेच दिया, तो बताइए लाभ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, लाभ बराबर कि क्रय मूल्य दे दी, क्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य यहाँ से आ गया, तो हम लोग निकालेंगे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है। यार विक्रय मूल्य यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 27,000 और माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे कितना, क्रय मूल्य था 24,000, 12 पंखों को 24,000 में खरीदा था। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 3,000। 27,000 में 24,000 माइनस करेंगे तो 3,000 रुपया निकल कर आएगा कितना, लाभ, क्योंकि अब 24,000 में खरीदा था और उस सब पंखा को 27,000 में बेच दिया तो 3,000 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ। 3,000 देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और एलसीएम इसका 630 है, तो इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संख्या हम लोग लिखेंगे क्या, तो एक संख्या को, पहला संख्या को ऐसे लिखेंगे, दूसरा संख्या यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, अनुपात है 3:7, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, इन दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है कितना, 630 दिया हुआ है, क्या है यह, तो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 630, यानी अनुपात में दिया हुआ है 3:7 और एलसीएम ही उसी का 630 दिया हुआ है। तो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का योग जो हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 630 एलसीएम संख्या में जो दिया हुआ है, यही एलसीएम अनुपात में 3:7 है। जब हम 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 21, और कह रहा है इन दोनों संख्या का योग क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 21 आएगा और योग निकालना है तो इसको जोड़ देंगे 7 और 3 तो कितना हो जाएगा 10, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का योग हो जाएगा। 21 से हम लोग काटेंगे 630 को तो 21 गुना 3 63, 1 जीरो यहाँ से ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 30 गुना 10, 30 गुने 10 बराबर 300, यह क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 52 गुना, यहाँ पर लिखेंगे 52 गुना 3 भागा, यहाँ पर भागा 4 है, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर से यहाँ पर प्लस और रूट अंडर 441 है, यहाँ पर रूट अंडर 441, फिर से यहाँ पर भाग दिया हुआ है 7 गुने 3, उसके बाद है प्लस 5, इसके बाद है कितना -32 भागा 8 गुने
12। इसमें कुछ नहीं है, बोर्ड मास दिया हुआ है, इसको बना लेना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले 4 से 52 13 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर काटिए, 2 गुना 4 8, तो 3 गुना 4 12। अब यहाँ फिर से काट देंगे, 2 से 16 बार में क्या हो जाएगा 32। अब क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं। और यहाँ पर 20 गुना 20 421 गुना 21, एक एक में 441 होगा। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 21 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 13 गुना 3, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 39 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 21। 441 किसका वर्गमूल होता है 21 का, ठीक है। अब देखिए 21 को भी हम लोग 7 से अगर काटेंगे तो यहाँ 3 बार में लगेगा, तो यहाँ पर कितना निकल कर आया 3, और इस 3 को गुना कर देंगे तो सीधा हम लोग लिखेंगे 3 तिया 9, यहाँ पर 9 लिख देना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 5 माइनस 16 गुने 3 है, तो पहले गुना का क्रिया जब हम लोग करेंगे तो 16 तिया 48, अब प्लस 48 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 49 50 और 3 53, यहाँ पर 53 हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पर होगा +5, उसके बाद माइनस 16 तिया 48, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। चलिए फिर से एक बार करते हैं, इसको क्या करेंगे। अब देखिए सबसे पहले प्लस वाला को हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 9 5 14, 14 9 23 के 3 हासिल 2, तो 2 और 3 5, 5 हो जाएगा और माइनस 48। अब 53 में 48 घटाएंगे तो 48 49 50 51 52 53, तो 5 बचकर आ जाएगा। तो 5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है तथा इसका एलसीएम 700 है, तब इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग है, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है तथा इनका एलसीएम 700 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग है। इस तरह का सवाल एक बार पीछे भी हो चुका है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संख्या हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, क्या 1 2, यह दो संख्या है, इसी का अनुपात दिया हुआ है, क्या अनुपात है कितना, तो 5-7 दिया हुआ है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम जब हम लोग देखेंगे तो इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है कितना 700 इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। तब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ के योग क्या होगा, तो देखिए जब संख्या में देखा जाए तो 700 एलसीएम दिया हुआ है, और इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात में देखेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा 7 गुना 5 कर देंगे 35 अनुपात में हो जाएगा एलसीएम। यानी संख्या में जो एलसीएम है उसी का वैल्यू अनुपात में 35 है, और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालेंगे तो 7 और 5 12 से गुना कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम काटेंगे 35 से 2 बार में 70 और 1 0 यहाँ से ले लेंगे, हो जाएगा 12 दूना 24, 212 गुना 2 24, 240 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, आप सभी सुधार लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न को लिख देते हैं, ऑप्शन को 240, इसका राइट आंसर 240 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम जो है संख्या में 700 था, और यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे अनुपात का वैल्यू आ जाएगा एलसीएम 35, और इसका जब योग निकालेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 35 गुना 2 70, और यहाँ पर 1 0 12 दूना 24, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
पेडागोजी है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सिर्फ पेडागोजी का। अगला प्रश्न है, यह भी रिपीटेड है, पीआरटी का क्वेश्चन है, पूछा गया। यह प्रश्न है, एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज के हैं उसमें पूर्णतः भरा जाना है, तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा। तो सबसे पहले हम लोग दूध का मात्रा निकालेंगे। तो दूध का मात्रा, कुल दूध की मात्रा, कुल दूध का मात्रा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 लीटर में है और प्लस करेंगे 128 मिलीलीटर। ठीक है, एक तो हम लोग को यहाँ पर मिलीलीटर में बदल लेना है सबको। तो यहाँ पर देखिए 240 लीटर है, इसको जब हम लोग मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यह क्या हो गया, मिलीलीटर में आ गया सब। और उसके बाद यहाँ पर 128 मिलीलीटर पहले से ही है। अब क्या करेंगे, 240 गुना 1 करें, 1000 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 240 और 3 जीरो यहाँ से लेंगे। ठीक है, और 128 को जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो एक बार और लिख लेते हैं, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना, 240 का 240 रहेगा और उसके बाद यहाँ पर 128 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 128। ठीक है, यह किस में आ गया, मिलीलीटर में निकल कर आ गया। अब कह रहा है इसको 22 जारों में भरा जाना है, इसको 16 जारों में भरा जाना है, तो 22 जारों में कितना दूध आएगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 22 जार में कुल दूध का मात्रा क्या हो जाएगा, चलिए 22 जार में कुल दूध का मात्रा हो जाएगा कितना, तो 240 और 128 कुल दूध है और इसको भरना है किसमें, तो 16 जार में भरना है। सॉरी, इसको जब हम लोग 16 जार में भरेंगे तो 1 जार में दूध का मात्रा निकल जाएगा, इसलिए 16 से जब हम लोग भागा किए तो 1 जार में दूध का मात्रा आ गया। और इसको बात कह रहा है कि इसको 22 जारों में मतलब 22 जारों में कितना दूध आएगा, तो 1 जार का निकल गया, इसको 22 से गुना करेंगे तो 22 जार में दूध का मात्रा आ जाएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 2 से 8 बार में 16, यहाँ पर 3 से 8 बार में 24। ठीक है, एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, और 8 1 कम 8 4 12 48, 6 गुना 8 48। ठीक है, फिर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट दीजिए, 11 से 2 बार में 22 कट गया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलिए लिखते हैं 11 गुना 6 66 के 6 और 11 एकम 11 6 17 के 7 हासिल 1, 11 0 0 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 11 गुना 0 0 और 11 तिया 33, यहाँ पर 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूध का मात्रा हो जाएगा किसमें, 22 जारों में दूध का मात्रा इतना मिलीलीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए लीटर और मिलीलीटर दोनों में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 33,176 होगा। यहाँ पर 33,176 को हम लोग लिखेंगे 33 लीटर। जब हम लोग 1000 से भागा देंगे तो 33 लीटर आएगा और 176 मिलीलीटर निकल कर आएगा। देखिए सॉरी 33, यहाँ पर एक जीरो है, चलिए फिर से इसको करते हैं। जब हम लोग 1000 से भागा देंगे, यह मिलीलीटर है, और लीटर में लाने के लिए जब 1000 से भागा देंगे तो 330 176 है, तो 3,30,176 को जब हम लोग 1000 से भागा देंगे तो यह कितना निकल कर आएगा, यह निकल कर आएगा 330 लीटर। ठीक है, 330 लीटर और 176 में 1000 से भागा नहीं लगेगा तो यह मिलीलीटर में ही रह जाएगा, 176 मिलीलीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 330 लीटर 176 मिलीलीटर, 330 लीटर 176 मिलीलीटर, एक ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और पिछले वर्ष सीटेट जनवरी 2023 में भी पूछा गया है और सेट प्रैक्टिस में भी 2 बार 3 बार आप लोग देख चुके होंगे।
एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान यानी चलना प्रारंभ करती है और 2 दिन बाद 31 अगस्त को अपने गंतव्य पर 8:45 पर पहुंचती है। मतलब जहां पर जाने के लिए ट्रेन चली थी वहां 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है? आप लोग तो जानते होंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन चलना प्रारंभ की है उस दिन का समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 29 अगस्त को ट्रेन कितना देर चली। 29 अगस्त को ट्रेन कितना देर चली होगी, कितना समय चली होगी। तो 23 हम लोग कैसे निकालते हैं, 23:60, 24 घंटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे। में जिस दिन चली है उस डेट को, समय को घटा देंगे। 16:30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 7। ठीक है, यह हो जाएगा 29 अगस्त को ट्रेन जो चली है इतना देर चली है, इतना समय के लिए। अब 30 अगस्त को हम लोग जब जाएंगे, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, 30 अगस्त को। तो 31 अगस्त तक हम लोग 8:45 तक जाना है हम लोग को। तो जब 31 अगस्त को जाना है तो 30 अगस्त को तो पूरा चली होगी। तो पूरा एक दिन जब जोड़ेंगे तो यहाँ 24 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुँच गए किसमें, 31 अगस्त को। यहीं तक हम लोग को जाना है। ठीक है, 31 अगस्त का कै बजे तक, सुबह के 8:45। तो हम लोग आराम से यहाँ पर 8:45 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब निकल जाएगा यहाँ पर क्या, तो कुल समय यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जोड़ देंगे इस तीनों डेट को, इसको और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 4, 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 4 12 7, 19 के यहाँ पर 9 हो जाएगा और 2 1 3 हासिल जोड़ देंगे तो 39 घंटा 75 मिनट। जबकि हम लोग जानते हैं 75 मिनट नहीं होता है, 60 मिनट के बाद समय घंटा में चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घंटा में बदल देंगे। इसको जब हम लोग घंटा में बदलेंगे 75 को, तो इससे 60 मिनट निकालेंगे, वह घंटा में बदलेगा और उस 1 घंटा को 39 में ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40 घंटा और 75 मिनट में से 60 माइनस कर लिए तो यहाँ हो जाएगा 15 मिनट। यानी 60 घंटा 15 मिनट यह हो जाएगा कुल समय। और 60 घंटा नहीं, 40 घंटा 15 मिनट कुल समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, सवाल सभी समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सीटेड रिपीटेड करके पूछता है और वो सवाल हम लोग अपने सेट में भी ऐड करते हैं। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।